नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी पॉलिटिकल चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है नव उदारवाद से आप क्या समझते हैं। रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नाई के जटिल अंतर्निर्भरता सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, इसे हम नव उदारवादी सिद्धांत भी कह सकते हैं, रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नाई के सिद्धांत भी कह सकते हैं, जटिल अंतर्निर्भरता का सिद्धांत भी कह सकते हैं। इसके साथ साथ अन्योन्याश्रिता का सिद्धांत भी यही है और थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस भी यही है। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो इन सभी का आंसर एक ही है, बस क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछा जाता है। आपको इस चैनल पर बेस्ट आंसर्स प्रोवाइड किए जाएंगे और इसके साथ साथ आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। साथ साथ आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नाई के परस्पर निर्भरता या अन्योन्याश्रिता के सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए। मैं आपको एक क्वेश्चन क्लियर करना चाहती हूँ। अगर आपके पेपर में आए निर्भरता का सिद्धांत, ठीक है, अगर आपके पेपर में आए निर्भरता के सिद्धांत, तो ये विश्व व्यवस्था सिद्धांत या वॉलस्टीन का सिद्धांत है, जो हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। परंतु ये परस्पर निर्भरता सिद्धांत है जो रॉबर्ट कोहेन का है और जोसेफ नाई का है। ठीक है, तो ये अलग है। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे नव उदारवाद का उदय, नव उदारवाद का अर्थ और नव उदारवाद की प्रकृति, जो इस वीडियो के पार्ट 1 में हम पढ़ चुके हैं और ये वीडियो का पार्ट 2 है। इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नाई के अन्योन्याश्रिता का सिद्धांत, जिसमें हम संयोग की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय शासन पद्धति की बात करेंगे, गैर राजकीयकर्ता और नव उदारवाद का आलोचनात्मक मूल्यांकन भी करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे। इसके पहले आप पार्ट 1 ज़रूर देखें, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले है रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नाई के परस्पर निर्भरता या अन्योन्याश्रिता का सिद्धांत। ठीक है, नव उदारवादी सिद्धांत क्या है? इसे अन्योन्याश्रिता का सिद्धांत भी कहा जाता है। जो यह पूरा सिद्धांत है ये निर्भरता, डिपेंडेंसी, संयोग, कोऑपरेशन पर निर्भर है। ठीक है, अर्थात संयोग और निर्भरता की बात करता है ये सिद्धांत। बुक्स दी गई हैं, पावर एंड इंटरडिपेंडेंस, वाई नेशंस कोऑपरेट, नेशंस जो है क्यों सहयोग करते हैं, ये 2 बुक्स दी गई हैं रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नाई के द्वारा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स है, तो आप बुक्स को लर्न कर लें। और यह भी ध्यान रखें कि इस सिद्धांत का पूरा मूल उद्देश्य क्या है, निर्भरता और संयोग को बढ़ावा देना। रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नाई ने 1970 के दशक के अंत में जटिल अन्योन्याश्रिता का सिद्धांत प्रस्तुत किया, अर्थात परस्पर निर्भरता या रॉबर्ट कोहेन का नव उदारवादी सिद्धांत प्रस्तुत करा, जिसके अनुसार राज्य देश के राजनेताओं की सहायता से संबंध कायम रखते हैं। अर्थात जो राज्य हैं वह देश के जो राजनेता हैं उनके माध्यम से संबंधों को कायम रखते हैं। रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नाई ने अपनी पुस्तक वाई नेशंस कोऑपरेट में इस बात पर बल दिया कि समकालीन संबंध जो कि राज्यों के बीच देखने को मिलते हैं वह केवल राजनेताओं द्वारा संचालित ही नहीं अपितु अनेकों अभिकर्ता हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रियाशील हैं। अर्थात इसमें यह कहा गया है कि रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नाई ने वाई नेशंस कोऑपरेट में यह बताया है कि जो संबंध राज्यों के बीच देखने को मिलते हैं वह राजनेताओं द्वारा ही संचालित नहीं होते, अर्थात राजनेता ही उसे स्थापित नहीं करते। इसके साथ अनेक अभिकर्ता होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रियाशील हैं, अर्थात जो संबंधों को बढ़ावा देते हैं। जैसे हम देखते हैं सहयोग, रॉबर्ट कोहेन और नाई जैसे नव उदारवादी संघर्ष के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को केंद्रीय विषय मानते हैं, अर्थात ये 2 देशों के बीच सहयोग पर बल देते हैं कि 2 देश ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। नव उदारवादी ने अपने विश्लेषण का केंद्र राजनीतिक अर्थव्यवस्था को बनाया है, राजनीतिक अर्थव्यवस्था को केंद्र बिंदु बनाया है। वह कहते हैं कि अराजकता के बावजूद समकालीन विश्व में आर्थिक आधार पर संयोग न केवल संभव है बल्कि अवश्य है। वह मानते हैं कि आज के समय में जो है आर्थिक आधार पर संयोग करना बहुत ही ज़रूरी है। नव उदारवाद इस बात से इनकार नहीं करता कि यह संयोग प्राप्त करना कठिन है, कि आज के समय में जो है संयोग प्राप्त करना कठिन है परंतु असंभव नहीं है, तथा यह सहयोग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, संधियों, कूटनीतिक मेल मिलाप द्वारा संभव हो पा रहा है। मतलब 2 देशों के बीच जो संधियाँ की जा रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो हैं और कूटनीति के कारण जो है मेल मिलाप संभव हो पा रहा है।
तथा आपसी आदान प्रदान के आज विश्व में बहुपक्षीय और विभिन्न माध्यम हैं। आज के समय में क्या है कि दो देशों के बीच आदान प्रदान के लिए बहुपक्षीय और विभिन्न माध्यम उपलब्ध हैं। नव उदारवाद का दावा है कि आधुनिकीकरण तथा वैश्वीकरण की प्रक्रियाएं विभिन्न राज्यों में अन्योन्याश्रिता के स्तर और कार्य क्षेत्र में तेजी से वृद्धि कर रही हैं। अर्थात जो आज का वैश्वीकरण है ये पूरे विश्व को एक गांव के रूप में परिवर्तित कर रहा है, जिसके कारण क्या है सभी एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो चुके हैं, जिससे यह अनिवार्य हो गया है कि सहयोग को बढ़ाया जाए। जब एक दूसरे पर निर्भर हो गए हैं देश, तो सहयोग को बढ़ाना भी ज़रूरी है तथा बाज़ार व्यवस्था के उतार चढ़ाव से उत्पन्न चुनौतियों को प्रभावी ढंग से सुलझाया जाए, और जो बाज़ार में समय समय पर उतार चढ़ाव आते हैं उन्हें भी प्रभावी ढंग से सुलझाया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय शासन पद्धतियाँ। सहयोग जो है विभिन्न देशों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ कुछ अंतर्राष्ट्रीय शासन पद्धतियाँ भी हैं जो सहयोग को बढ़ावा देती हैं। इन सभी संयोगात्मक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कुछ ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं की स्थापना करनी होगी जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विश्व शांति को सुनिश्चित कर सके। इन्हीं व्यवस्थाओं का नाम इंटरनेशनल रिजीम या अंतर्राष्ट्रीय शासन या अंतर्राष्ट्रीय शासन पद्धति है। ठीक है, यह पद्धतियाँ नियमों, प्रतिमानों और प्रक्रियाओं की व्यवस्था है। जो ये पद्धतियाँ हैं इनमें बहुत सारे नियम हैं, प्रतिमान हैं और प्रक्रियाएं हैं। कहने का अर्थ यह है कि जो संयोग है इसको बढ़ावा देने के लिए कुछ शासन पद्धतियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, ताकि शासन की स्थापना हो सके। इनमें से कुछ प्रमुख है, जैसे अस्त्रों पर नियंत्रण करना, विश्व तापन पर बात करना, मानव अधिकार सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय न्यायपूर्ण आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था न्यायपूर्ण हो, अर्थात विकसित और विकासशील देशों में वस्तुओं का समान बंटवारा हो। यह सभी बात अंतर्राष्ट्रीय शासन पद्धतियों द्वारा समय समय पर की जाती है, जिससे विश्व में शांति और सहयोग को बढ़ावा मिले। अपेक्षाओं का एक बिंदु होने का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी भागीदारों के इस संबंध में समान विचार हो, ताकि पारस्परिक संबंधों का संचालन सर्वसम्मत नियमों के अनुसार किया जा सके। कहने का अर्थ है कि सभी एक ही बिंदु पर निर्भर हैं। अपेक्षाओं का एक ही बिंदु है, अर्थात सभी जो भागीदार हैं उनके समान विचार हो, सभी भागीदारों के समान विचार हो और पारस्परिक संबंधों का संचालन जो है सर्वसम्मत नियमों के अनुसार करना चाहिए। जिस पर सभी सम्मत हो उन्हीं नियमों को लाना चाहिए। दूसरे शब्दों में ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं जिनका आधार साझे नियम और साझे निर्णय प्रक्रिया है। ठीक है, साझे नियम और साझे निर्णय प्रक्रिया दोनों ही ज़रूरी है। समकालीन विश्व में कुछ पद्धतियाँ इस प्रकार हैं: अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा एजेंसी, बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक। ये बहुत सारी जो है शासन पद्धतियाँ हैं जो विश्व में संयोग को बढ़ावा देती हैं। अतः नव उदारवाद का विश्वास है कि सद्भावनापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विकास हो। ठीक है, कि शांतिपूर्ण सद्भावनापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विकास हो। इसके साथ गैर राजकीयकर्ता सभी पॉइंट्स रॉबर्ट और कोहेन द्वारा दिए गए हैं, जिसमें हमने संयोग को पढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय शासन पद्धतियों को पढ़ा और हम गैर राजकीयकर्ता के बारे में पढ़ रहे हैं। राज्यों के बढ़ते सहयोग के संकेत अब स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं। ऐसा अनेक शासन पद्धतियों, अंतर्राष्ट्रीय संघों व गैर राजकीय भागीदारों के बढ़ते आंकड़ों द्वारा स्पष्ट हो रहा है। अर्थात इस समय जो है राज्य संयोग की ओर अग्रसर हैं और संयोग के लिए वह शासन पद्धतियों, अंतर्राष्ट्रीय संघों और गैर राजकीय भागीदारों में आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। कोहेन और नाई का तर्क है कि गैर राजकीयकर्ता भी मिलकर सहयोग कर सकते हैं, ताकि समय समय पर हम उत्पन्न होने वाली समस्याओं और संघर्षों का प्रभावी समाधान तलाश कर सकें। जो नॉन स्टेट एक्टर है वह भी सहयोग कर सकते हैं, जिसके कारण समय समय पर आसानी से समस्याओं और संघर्षों का प्रभावी समाधान हो सके। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, गैर राजकीय संगठन, मानव अधिकार संबंधित संगठन, ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जो आज नव उदारवाद के शब्दों में यह स्पष्ट कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संयोग तो वैश्विक समाज के भाग्य में विधाता ने ही तय किया हुआ है। अर्थात संयोग जो है ये विधाता ने ही तय किया हुआ है, ताकि विश्व में शांति स्थापित हो सके। संस्थाओं पर, संघ व पद्धतियों पर इतना अधिक महत्व देने के परिणाम स्वरूप नव उदारवाद को संस्थावाद, अर्थात कोहेन और न्याय के सिद्धांत को नव उदारवाद संस्थावाद के रूप में भी जाना जाता है। मतलब इन्होंने संस्थाओं पर इतना जोर दिया है कि इन्हें नव उदारवाद संस्थावाद भी कहा जाता है। इस संस्था का मूल भाव यही है कि विभिन्न राज्यों में संयोग इसलिए पनपता है कि यह सभी के परस्पर हित में है। ठीक है, सभी लोग जो है संयोग की ओर अग्रसर है क्योंकि यही सभी के परस्पर हित में है।
युद्ध जो है किसी के हित में नहीं है। ठीक है, नव उदारवाद के लिए भी सुरक्षा अनिवार्य है, यह भी सुरक्षा को महत्वपूर्ण मानते हैं, परंतु संस्थाएं ही सुरक्षा को संभव बनाती हैं। ये मानते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक, WTO या समय समय पर जो एजेंसी हैं यही जो है सुरक्षा को संभव बनाती हैं। संस्थाएं अंतर संबंधों का एक ढांचा प्रदान करते हैं, जैसे मानवीय अधिकार, पर्यावरण, आतंकवाद आदि। ये इन सभी मुद्दों पर बात करते हैं और अंतर संबंधों का एक ढांचा प्रदान करते हैं, अर्थात कॉपरेशन पर बल देते हैं। नव उदारवाद की आलोचना देख लेते हैं और इसके साथ साथ इसका मूल्यांकन भी। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए अनेकों सिद्धांत प्रचलित हैं, जिनमें से हम उदारवाद और नव उदारवाद की चर्चा कर रहे हैं। उदारवाद, जिसे आदर्शवाद भी कहा जाता था, यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रचलित हुआ। जो उदारवाद है इसे क्या कहा गया? आदर्शवाद भी कहा गया। ये कब प्रचलित हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के बाद। यह सिद्धांत शांति पर बल देता है। ये क्या बात करता है? शांति की बात करता है कि क्या होना चाहिए। एक आदर्शवादी विचारधारा प्रस्तुत करता है कि प्रश्न पर जोर देता है। इस सिद्धांत का उद्देश्य शांति और संयोग की स्थापना करना, जो बहुत ही कठिन है। ठीक है, ये शांति और संयोग पर बल देते हैं, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस विचारधारा ने जोर पकड़ा और उदारवाद का नया रूप, नव उदारवादी सिद्धांत विश्व स्तर पर प्रचलित हुआ। अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तथा देशों को लगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। इसके कारण नई विचारधारा उभर कर आई, जो उदारवाद का ही नया रूप था, जो नव उदारवादी सिद्धांत कहलाया। यह बहुत ही प्रचलित हुआ। अगर हम वर्तमान परिस्थितियों को देखें तो यह हम जानते हैं कि वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, जो यह युग है LPG का, इसमें संयोग और निर्भरता देशों के बीच अत्यधिक बढ़ रही है। ठीक है, कोई भी देश आज के युग में वैश्वीकरण से अछूता नहीं है, मतलब वैश्वीकरण से बचा नहीं हुआ है। वैश्वीकरण के अंतर्गत विश्व क्या है? एक छोटा सा गाँव बन गया। पूरा विश्व ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत एक छोटा सा गाँव बन गया है। सभी राज्यों में आपसी सहयोग बढ़ रहा है। आज के समय हम सहयोग की बात कर रहे हैं, इसलिए नव उदारवादी सिद्धांत अत्यधिक प्रचलित है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे विकासशील देशों के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों से सहायता प्राप्त करें। ठीक है, सहयोग को बढ़ावा दें और सहायता प्राप्त करें, परंतु इसके साथ साथ विश्व स्तर पर अमेरिका के प्रभुत्व में बढ़ोतरी हुई है। नव उदारवादी विचारधारा के कारण और सहयोग के कारण अमेरिका के प्रभुत्व में बहुत अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है। सैनिक शक्ति और आर्थिक शक्ति के बल पर अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ, WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF तथा अन्य संगठनों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सका है। अर्थात सैनिक शक्ति अत्यधिक है, आर्थिक शक्ति में भी पूर्ण है, इसलिए वह बहुत सारे संगठनों पर अपनी भूमिका निभा रहा है, अपना प्रभुत्व स्थापित करा हुआ है, जिसके कारण विकासशील देशों की अमेरिका पर निर्भरता अत्यधिक बढ़ी है। ठीक है, विकासशील देश जो है अमेरिका पर निर्भर हो गए हैं और सुरक्षा परिषद में भी अमेरिका को वीटो पावर प्राप्त है। जो सुरक्षा परिषद है उसमें भी इसे वीटो पावर प्राप्त है। इन सब के बावजूद भी नव उदारवाद का प्रभाव कम नहीं हुआ है। नव उदारवाद को सभी देश अपना रहे हैं, क्योंकि सार्क, आसियान, यूरोपीय संघ, सुरक्षा परिषद जैसे अनेक संगठन वैश्विक स्तर पर विद्यमान है, जो आपसी सहयोग और निर्भरता को बढ़ावा दे रहे हैं। अर्थात सार्क, आसियान, यूरोपीय संघ, सुरक्षा परिषद, यह सभी संगठन आपसी सहयोग और निर्भरता को बढ़ावा दे रहे हैं, जो आज के समय में बहुत ही ज़रूरी है। और ग्लोबलाइजेशन के इस युग में अगर किसी भी देश को अपना विकास करना है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत रखना होगा और आपसी सहयोग और निर्भरता को बढ़ावा देना होगा। ठीक है, ये वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। इसके साथ साथ आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से जाकर इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको बेस्ट आंसर्स प्रोवाइड किए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसका पार्ट 1 ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।